एपिसोड नंबर 181 की स्टार्टिंग होती है और जिंग याओ खाना ले रहा होता है। तभी गाओ सियाओ से टोकती हुई कहती है, जिंग याओ ये डिशेस खास तौर पर यान के लिए तैयार की गई है। यान के एक बार खाना खा लेने के बाद तुम इसे खाना। और उन्हें ऐसा कहता देख जिंग याओ भी चिल्लाती हुई कहता है, आखिरकार तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो और मेरे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों। और फिर यान कहती है, नहीं नहीं ये सही नहीं रहेगा, इतना सारा खाना मैं नहीं खा पाऊंगी, उसे भी खाने दो। और फिर वो मन में कहने लगती है, गाओ सिया अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। और मुझे तो लगता है कि गाउसिया ने जरूर इस खाने में कुछ मिलाया होगा। फिर गाउसिया कहती है, नहीं नहीं वो बात नहीं है यान, मैं उसे खाना खाने दूंगी, लेकिन हाल ही में उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी है जिस कारण मैं थोड़ी नाराज हूँ उससे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उसके प्रति विनम्र होने की। और फिर यान हैरानी से जिंगिया से कहती है, अच्छा तो वो कौन है। और फिर वो मन में कहने लगती है, सच कहूँ तो वो अपनी मॉम का एक अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी वो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन आखिरकार उसे क्या हो गया है। और गाउसिया की बातें सुन जिंग याओ गुस्सा होते हुए खड़ा होता है और कहता है, नहीं अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और उसे जाता देख गाउसिया चिल्लाती हुई कहती है, ये लड़का तो मेरे समझ में ही नहीं आता है। और फिर यान कहती है, मुझे चक्कर सा आ रहा है। और ये कहकर वो टेबल पर बेहोश हो जाती है। और उसे इस तरह देख गाउसिया हंसती हुई कहती है, यान तुम इतनी जल्दी बेहोश हो गई। और फिर गाउसिया यान को बेड पर लेटा देती है और किसी को कॉल करती हुई कहती है, हेलो अब तुम यहाँ पर आ सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट मछली तैयार की है। और फिर फोन कट हो जाता है और गाउसिया यान के कपड़े उतारते हुए कहने लगती है, यान आखिरकार मैंने तुमको पकड़ ही लिया, और पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम भाग गई, लेकिन इस बार मैं तुमको व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दूंगी। और फिर तभी वहाँ जिंगियाओ आ जाता है और हैरानी से कहती है, मॉम आप ये क्या कर रही हो और यान को क्या हुआ। और गाउसिया उसे वहाँ आता देख चौंक जाती है। और फिर वो जिंगियाओ को बाहर धकेलती हुई कहती है, वो अभी नशे में है और तुम अपने कमरे में जाओ। फिर जिंगियाओ कहता है, लेकिन मैंने उसे ड्रिंक करते हुए तो नहीं देखा, उसे अचानक ये क्या हो गया। और फिर गाउसिया कहती है, तुम अचानक इतने सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, चले जाओ यहाँ से। और फिर जिंगियाओ जाती हुई उस व्यक्ति की बातें याद करने लगता है कि उसने गाउसिया के बारे में क्या कहा था, कि गाउसिया यान का किडनैपिंग कर उसे खत्म करना चाहती है और जिंगियाओ को कंपनी का मालिक बनाना चाहती है। ये सब याद करते हुए जिंगियाओ मन में कहने लगता है, क्या सच में मॉम यान को चोट पहुंचाना चाहती है। और फिर तभी डोरबेल बजती है और गाउसिया कहती है, मैं आ रही हूँ। और फिर जिंगियाओ मन में कहने लगता है, तो क्या मॉम ने यहाँ कुछ लोगों को बुलाया है ताकि वो लोग यान को चोट पहुंचा सके। और फिर जिंगियाओ कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तब गाउसिया कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है, हाल ही में जिंगियाओ इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है भला। और बहुत से लोग गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, यान कहाँ है। और उन लोगों को घर में घुसता देख जिंगियाओ और गाउसिया कहते, तुम लोग क्या चाहते हो और तुम्हारी हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसी हुई। और वहीं फूजिनचेन भी उनके साथ होता है और फिर वो कहता है, एक अपराधी ने तुम्हारा नाम लिया है। और वहीं गाउसिया उस व्यक्ति को पकड़ा जाता देख घबराती हुई मन में कहने लगती है, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसे मैंने पैसे देकर यान का अपमान करने के लिए कहा था, लेकिन क्या ये पकड़ा गया। और यानी कि इसका मतलब ये है कि जब मैंने फोन किया था तो इसने नहीं किसी और ने उठाया था। और फिर फूजिनचेन टेबल पर खाना देख गुस्से से कहने लगता है, तुम घर में सिर्फ 3 लोग हो और 3 लोगों के लिए इतना सारा खाना बनाया है तुमने। और फिर गाउसिया पीछे हटती हुई कहती है, फूजिनचेन आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर फूजिनचेन चिल्लाते हुए कहता है, इन लोगों को पकड़ लो और घर की तलाशी लो। और गाउसिया को पकड़ता देख जिंगियाओ कहता है, मॉम। और फिर फूजिनचेन यान को ढूंढते हुए एक रूम में पूछता है और उसे वहाँ देख चिल्लाते हुए कहता है, यान वो यहाँ पर है, जल्दी से डॉक्टर को भेजो। और फिर वो यान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, यान क्यों, आखिरकार क्यों तुम हर वक्त ऐसी बेवकूफी वाली हरकत क्यों करती हो, और क्या होता अगर मैं यहाँ समय पर नहीं आता। फिर जिंगियाओ आकर यान का चेकअप करते हुए कहता है, यान को नशीला पदार्थ दिया गया है जिससे यान 3 से 5 घंटे तक बेहोश रह सकती है। फिर फूजिनचेन कहता है, गाउसिया और जिंगियाओ कहाँ पर है। तब जिंगियाओ कहता है, उन दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया गया है और रूम के बाहर हमारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। और फिर फूजिनचेन उस ऑफिसर से कहता है, जाओ और जाकर उन सभी डिश की जांच करो और कुछ भी संदिग्ध मिले तो तुरंत बताओ। वो व्यक्ति कहता है, यस सर। और वहीं जिंगियाओ फूजिनचेन को गुस्से में देख मन में कहने लगता है, मैंने इससे पहले फूजिनचेन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, और जिसने भी यान के साथ ऐसा किया है वो उसे खत्म कर देगा। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ गार्ड्स गाउसिया से कह रहे होते हैं, अच्छे से बर्ताव करो। अब गाउसिया कहती है, माफ करिएगा लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है।
तब फिर दूसरा गार्ड कहता है ठीक है जाओ, और फिर गाउसिया वॉशरूम में जाती है और किसी को कॉल करते हुए कहती है लिन यान मैं पकड़ी गई हूँ और यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है और यान के साथ ये सब करने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, तो प्लीज आकर मेरी मदद करो। फिर लिन यान कहता है क्या, कौन यान और तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लिन यान की ये बातें सुन गाउसिया चौंक जाती है और घबराती हुई कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और फिर वो मन में कहने लगती है क्या मैं पकड़ी गई तो इसीलिए लिन यान मेरे खिलाफ हो चुका है और अब क्या उसने मुझसे नाता तोड़ लिया है? और फिर गाउसिया कहती है लिन यान अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब लिन यान कहता है क्या सच में तुम पकड़ी गई हो या सिर्फ तुम मुझसे मजाक कर रही हो? और फिर वो मन में कहने लगता है नहीं मुझे उसे शांत करना होगा, मैं उसे इस तरह आपा नहीं खोने दे सकता, नहीं तो ये मेरे ही खिलाफ काम करेगा। और फिर वो उससे कहता है आराम से गाउसिया और ये सब मेरी ही गलती है और ठीक है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढता हूँ और गाउसिया जल्दबाजी में गलत कदम मत उठा लेना तुम। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और गाउसिया को फोन पर बात करता देख उसे खींच कर ले जाने लगते हैं और वहीं गाउसिया चिल्ला रही होती है ए तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे, लिन यान मेरी मदद करो। और वहीं दूसरी तरफ फू जिनचेन से एक व्यक्ति कह रहा होता है सर पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और गाउसिया को भी पकड़ लिया गया है और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि जिंग याओ भी ये सब में शामिल था, तो अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए सर? तब फू जिनचेन कहता है वो एक गवाह है इसलिए उसका बयान मददगार होगा और उसे पुलिस के पास ले जाओ। वो व्यक्ति कहता है यस सर और वहीं जिंग याओ यान को देखते हुए मन में कह रहा होता है आखिरकार अभी तक यान कोमा में क्यों हुए, क्या वो ठीक है? फिर वो यान के चेहरे को छूने लगता है, तभी फू जिनचेन आकर उसका हाथ झटकते हुए कहता है उसे छुओ मत। फिर जिंग याओ कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तो बस उसकी जांच कर रहा था। फिर फू जिनचेन गुस्से से कहता है वो मेरी वाइफ है और मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसकी बातें सुन जिंग याओ चौंकते हुए कहता है क्या तुम्हारी वाइफ, क्या तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन कब? और फिर फू जिनचेन अपने गार्ड से कहता है उसे यहाँ से बाहर ले जाओ। फिर गार्ड जिंग याओ को पकड़ते हुए कहते हैं यस सर। और वहीं जिंग याओ मन में कह रहा होता है क्या फू जिनचेन ने यान से शादी कर ली? और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान को होश आ जाता है और उसे जागता देख फू जिनचेन कहता है यान तुम जाग गई, ये लो पानी। फिर यान हैरानी से कहती है फू जिनचेन तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, बाकी लोग कहाँ हैं और क्या सब कुछ ठीक हो गया? अब फू जिनचेन कहता है हाँ गाउसिया को पुलिस ने पकड़ लिया है और जिंग याओ को उसका बयान देने के लिए ले गया है। और फिर यान पानी पीती हुए घड़ी की ओर देखती है और कहती है बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और फू जिनचेन तुम अभी भी मेरे साथ हो। फिर फू जिनचेन कहता है हाँ डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, बस तुम्हारे जागने का इंतजार करूँ और अब यान हमको यही रात गुजारना होगा। फिर तभी वो यान को देख हैरान होती हुई कहता है यान। फिर यान कांपती हुई कहती है फू जिनचेन मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। उसकी ये बातें सुन फू जिनचेन चौंकते हुए मन में कहने लगता है अरे नहीं गाउसिया ने यान के साथ ये क्या किया? फिर फू जिनचेन वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है यान तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए और पानी लेकर आता हूँ। तभी यान उसकी जैकेट पकड़ती हुई कहती है नहीं फू जिनचेन तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है। और फिर यान हाँफने लगती है और फिर फू जिनचेन उसे देख मन में कहने लगता है यान अभी अभी कोमा से बाहर आई है और इसीलिए वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अब मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता वो सब करके। और फिर तभी यान फू जिनचेन को अपने पास खींच उसे किस करने लगती है और वहीं फू जिनचेन मन में कहने लगता है नहीं यान ऐसा कैसे कर सकती है? और फिर वो गिर जाते हैं और फू जिनचेन शुरू हो जाता है और वहीं यान चिल्लाती हुई कहने लगती है फू जिनचेन मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे अब ये चाहिए। और फू जिनचेन यान को देख ब्लश करते हुए मन में कह रहा होता है उसकी बॉडी जल रही है लेकिन उसकी आंखें एक कांच जैसी दिख रही है। यान मैं तुम्हारे शरीर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम होश खो बैठोगी और अब मेरे पास ये सब करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर फू जिनचेन शुरू हो जाता है और वहीं यान चिल्लाने लगती है और कहती है फू जिनचेन। फिर फू जिनचेन कहता है चिंता मत करो यान मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फू जिनचेन मन में कह रहा होता है लगता है कि गाउसिया ने जो दवाई यान को दी थी उसका असर अब खत्म हो चुका है। और फिर वो गुस्से से मन में कहने लगता है अब मैं करूँ तो क्या करूँ, लालत है तुम पर गाउसिया। और वहीं दूसरी तरफ गाउसिया जेल में होती है और फिर वो चीखती है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और कहती है अभी तो दिन का उजाला है लेकिन मुझे अभी चक्कर क्यों आ रहा है? और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है आखिरकार
यार कल रात को क्या हुआ। और फिर वो रात की बातें याद करने लगती है और ब्लश करती हुए मन में कहती है सच में ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और आखिरकार फूजिन चेन कहाँ चला गया और वो जब वापस आएगा तो मुझे उससे क्या कहना चाहिए। और फिर तभी वहाँ फूजिन चेन आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ यान, मैंने तुमको चिल्लाते हुए सुना। और उसे एकदम से आता देख यान घबराती हुई कहती है फूजिन चेन। और फिर वो हिचकिचाती हुई कहती है अच्छा तो फूजिन चेन तुम नाश्ता बना रहे थे। और कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, अब तुम जाकर नाश्ता बनाओ। उसकी ये बातें सुन फूजिन चेन 2 मिनट शांत रहता है और फिर वो उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है यान कल रात को तुम्हें नशीली दवाई दी गई थी, बस तुम इस बारे में और ज्यादा मत सोचो। लेकिन कुछ भी कहो मुझे वो तरीका पसंद है जैसे कि कल रात तुम थी। ये सुनते ही यान उसे दूर धकेल चिल्लाती हुई कहती है मैं जानती थी कि तुम्हें बिल्कुल ऐसी ही लड़की पसंद है जो कि खुद को तुम पर थोपे। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई लड़की है तो जाओ तुम उसके पास जाओ। और फिर तभी फूजिन चेन यान को किस करने लगता है और फिर वो उससे कहता है बेवकूफ लड़की ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करने लगती है और फिर वो उसके गालों पे किस करती हुई कहती है तो फिर ठीक है फूजिन चेन चलो नाश्ता बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। वो कहता है हाँ ठीक है चलो। और फिर सीन शिफ्ट उधर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग यान के डैड को देखने आए हुए होते हैं और वहीं यान के डैड उससे कह रहे होते हैं जिंगियाओ अब नाराज होना बंद करो, तुम्हारी मॉम ने ऐसा कुछ किया है जिसका उसको भुगतान करना ही होगा। और फिर यान कहती है डैड डॉक्टर ने कहा है कि अब आपको छुट्टी मिल सकती है। और फिर जिंगियाओ फूजिन चेन से कहता है मेरी मॉम के बारे में क्या, तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो और क्या तुम उन्हें मामूली सी सजा नहीं दे सकते। अब फूजिन चेन कहता है अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ जज ही फैसला लेंगे। और फिर फूजिन चेन यान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं उसने जो कुछ भी यान के साथ किया है अब उसको उसकी सजा मिलेगी ही। और उसे हाथ रखता देख जिंगियाओ चौंक जाता है। और फिर वो दूसरी तरफ देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम ने कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे अलावा ये बात हर कोई जानता है कि तुमने शादी कर ली है। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा कभी माना ही नहीं। और फिर यान के डैड कहते हैं तुम्हारी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी प्यारी बहन ने एक व्यक्ति से शादी कर ली है, इस बात से तुम नाराज हो। और वहीं यान चौंक जाती है और डैड जिंगियाओ से कह रहे होते हैं जिंगियाओ तुमको अपनी बहन से इतना लगाव कब से हो गया। और अब जिंगियाओ तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक अच्छी खूबसूरत लड़की से मिलवाऊंगा। उनकी ये सब बातें सुन जिंगियाओ ब्लश करते हुए कांपने लगता है। और फिर यान कहती है वैसे डैड उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है। अब डैड कहते हैं क्या सच में, तो जिंगियाओ तुम उन्हें घर क्यों नहीं लाते। और फिर तभी जिंगियाओ वहाँ से जाते हुए कहने लगता है मुझे किसी भी गर्लफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। फिर यान कहती है चलिए डैड अब घर चलते हैं। फिर डैड कहते हैं हाँ और अब यान तुम्हारी शादी की तैयारी करने का समय आ गया है। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान और फूजिन चेन हमें एक मॉल में दिखाए जाते हैं जहाँ पर यान मन में कह रही होती है इस मॉल में सिर्फ मेंबर्स ही एंटर हो सकते हैं इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। और फिर वो फूजिन चेन से कहने लगती है फूजिन चेन तुम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम ये शादी का सामान लेने के लिए बटलर को भी कह सकते थे। तब फूजिन चेन कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आना था। और फिर फूजिन चेन अपने जैकेट से एक लंबी सी लिस्ट निकालता है और कहता है यान मैंने लिस्ट बनाकर लाई है कि हमें आज क्या क्या खरीदना है। और वहीं यान उस लिस्ट को देख चौंकती हुई कहती है इतनी बड़ी लिस्ट, क्या सचमुच शादी करने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत है। तो फूजिन चेन कहता है जब से मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है तब से मैं ये लिस्ट को तैयार कर रहा हूँ और अभी तक तो मैंने बस यही सोचा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी चीजें हैं जो हमें लेना चाहिए। और अब चलो यान जल्दी करो, हमें ये सभी चीजें लेनी है। और वहीं यान मन में कहने लगती है क्या सीरियसली सच में फू परिवार बहुत ही ज्यादा डरावना है। और फिर वो दोनों अलग अलग शॉप पर जाकर ढेर सारा सामान खरीदते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होते में कुछ समय बाद वो कार में दिखाए जाते हैं जहाँ पर फूजिन चेन यान से कह रहा होता है चलो यान डिनर करने चलते हैं और बताओ कि तुम क्या खाना चाहोगी। अब यान कहती है नहीं फूजिन चेन घर चलो, लोग हमें देख रहे हैं। और तभी यान का पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वो मन में कहने लगती है हमने कई घंटे लगातार शॉपिंग की है, इस कारण अब मुझे बहुत ही तेज भूख लग चुकी है। और उसकी पेट की वो आवाज सुनते ही फूजिन चेन तुरंत कार से बाहर निकलता है और जाते हुए कहता है अभी घर पर रात का खाना तैयार नहीं है तो मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स खरीदता हूँ। वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है नहीं फूजिन चेन मत खरीदो, लेकिन फूजिन चेन उसकी एक नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं यान मन में कहने लगती है अब कोई जगह नहीं है कार में। और फिर फूजिन चेन स्नैक्स लेकर वापस आता है और उसे देते हुए कहता है यान क्या ये तुम्हारा पेट भरने
बनने के लिए काफी होगा। तब यान कहती है हाँ हाँ बेशक ये काफी है। और फिर वो मन में कहने लगती है हमारी शादी हो चुकी है लेकिन अभी भी वो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और फिर फूजिन चेन कार में बैठकर ड्राइव करने लगता है और वहीं यान उसे स्नैक्स देती हुए कहती है ये लो फूजिन चेन तुम भी थोड़े स्नैक्स ले लो। तो फूजिन चेन कहता है मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ तुम अपने हाथों से मुझे ये खिलाओ। और यान फूजिन चेन की ओर स्नैक्स बढ़ाती हुए कहती है ये लो फूजिन चेन। और फिर तभी फूजिन चेन यान को किस करने लगता है और फिर वो उसके मुंह से स्नैक्स लेते हुए कहता है यान मैंने तुमको सिखाया था कि मुझे किस तरह खाना खिलाना है, क्या तुम इस बारे में भूल गई? और फिर यान ब्लश करती हुई कहती है तुम। और फिर तभी यान उसके मुंह पर स्नैक्स मारती हुई कहती है तुमने अचानक मुझे किस क्यों किया, ये लो इसे खाओ और जल्दी घर चलो। और फिर सीन शिफ्ट उतर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान चिल्लाती हुई कहती है मेरा हाथ दर्द हो रहा है। फिर फूजिन चेन हैरानी से कहता है क्या हुआ यान, क्या तुम थक चुकी हो? तब यान कहती है हाँ पूरे दिन शॉपिंग करने के बाद मेरी पूरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। फिर फूजिन चेन कहता है तो फिर चलो हॉट स्प्रिंग के लिए चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो एक जगह पर आते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति उनसे कहता है मिस्टर फूजिन चेन और मिस वानबेई प्लीज इस तरफ आइए। और फिर फूजिन चेन यान से कहता है यान तुम पहले जाओ और ये एक प्राइवेट क्लब है और इस क्लब का मालिक मेरा एक अच्छा दोस्त है और उसने खास तौर पर इतनी रात को ये क्लब मेरी वजह से दोबारा खुला है तो इसीलिए मुझे जाकर उसे शुक्रिया कहना होगा। तब यान कहती है हाँ ठीक है। और फिर यान हमें हॉट स्प्रिंग में दिखाई जाती है जहाँ वो हॉट स्प्रिंग का आनंद लेती हुए कह रही होती है इतने शांत वातावरण में हॉट स्प्रिंग में नहाना सच में बहुत ही आनंददायक है। और फिर तभी यान की नजर एक खाने की टेबल पे पड़ती है और उसे देख मन में कहने लगती है मुझे जरूर इनमें से कुछ ट्राई करना चाहिए। और फिर यान आगे बढ़ती है तभी अचानक उसे एक जोरदार दर्द होता है और वो मन में कहने लगती है आउच मेरे कंधा। अरे नहीं अब मैं क्या करूँ, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है और ये बहुत ज्यादा दुख रहा है। और उसकी आवाज सुनते ही फूजिन चेन आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ यान, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। और फिर यान कहती है फूजिन चेन मेरा पैर एकदम से मुड़ गया और मेरा शोल्डर भी डिसलोकेट हो चुका है और अब मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही हूँ। उसकी ये बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगता है इतने कम समय में ये सब कैसे हो सकता है। और फिर फूजिन चेन यान को पानी से बाहर लाता है और उसे लेटाते हुए कहता है यान दिन भर शॉपिंग के लिए घूमने की वजह से तुम्हारी बॉडी की सारी मांसपेशियां खींच चुकी है और कुछ नहीं, और ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा। और फिर फूजिन चेन मिंगजियाओ को कॉल करते हुए कहते हैं मिंगजियाओ जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमको लोकेशन सेंड करता हूँ। और वहीं मिंगजियाओ उसकी ये बातें सुन चिल्लाते हुए कहता है क्या फिर से? फूजिन चेन तुमने पहले भी ऐसा ही किया था और अब पहले ही बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है। और क्या तुम ये बात जानते हो कि कई लोग मेरी अपॉइंटमेंट के लिए कई महीने तक रुकते हैं? और फिर फूजिन चेन कहता है यान का शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है और शायद और भी चोट हो सकती है, मैं नहीं जानता और मैं किसी और डॉक्टर की मदद नहीं लेना चाहता इसलिए तुमको कॉल किया है। तब मिंगजियाओ कहता है तो फिर ठीक है, मैं 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और यान फूजिन चेन से कह रही होती है फूजिन चेन इतनी रात को हमें डॉक्टर को परेशान नहीं करना चाहिए और ये तो सिर्फ एक छोटी सी चोट है। फिर फूजिन चेन कहता है हम शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है और हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम हमें 1 घंटा लगेगा और इसके अलावा यान ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी ये चोट और भी ज्यादा बदतर हो जाए। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है सच में उसको मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता है। और फिर फूजिन चेन कहता है क्या हुआ यान, क्या तुमको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तभी यान फूजिन चेन को किस करने लगती है और फिर वो उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन। तब फूजिन चेन उससे कहता है यान क्या तुम मुझे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही हो और क्या तुम्हें इस पर इतना ज्यादा यकीन है कि जब तक तुम घायल हो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? और फिर यान हंसने लगती है और फिर तभी फूजिन चेन उसे लेटाते हुए कहता है यान तुम ये मत भूलो कि अब तुम ना ही हिल सकती हो और ना ही मेरा विरोध कर सकती हो। और फिर वो उसे किस करने लगता है और फिर सीन शिफ्ट उतर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगजियाओ भागते हुए आता है और चिल्लाते हुए कहता है फूजिन चेन आखिरकार तुमने मुझे इतनी जल्दी इतनी अटपटी जगह पर क्यों बुलाया, सच में तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। और फिर यान कहती है हेलो डॉक्टर। फिर मिंगजियाओ कहता है इस बार तो मैं तुम्हें यान के खातिर माफ कर रहा हूँ। और फिर मिंगजियाओ यान का शोल्डर देखते हुए कहता है यान तुमने अपना शोल्डर इस तरह डिसलोकेट कर लिया है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा है। और फिर वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और फिर फूजिन चेन कहता है आराम से मिंगजियाओ तुम उसे चोट पहुँचा रहे हो। और फिर मिंगजियाओ चिल्लाते हुए कहता है ट्रीटमेंट के वक्त तो दर्द होता ही है फूजिन चेन, तुम एक अडल्ट हो
और इंटीमेट होते समय तुमको खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। उसकी ये बातें सुन यान गुस्से से कहती है, डॉक्टर प्लीज आप मेरे इलाज पर ध्यान दे। और फिर मिंग जियाओ कहता है, यान तुम सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो, और अब यान मैं तुम्हारा शोल्डर फिक्स करने जा रहा हूँ, इसमें तुमको थोड़ा दर्द हो सकता है तो ध्यान से। तब यान कहती है, हाँ ठीक है। और फिर फूजिन चेन उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है, यान देखना अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो तो तुम मेरे हाथ को कसकर पकड़ सकती हो। तब यान कहती है, हाँ ठीक है। और फिर मिंग जियाओ उसका शोल्डर फिक्स करने लगता है और वहीं यान को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसे कांपता देख फूजिन चेन कहता है, यान। और फिर मिंग जियाओ कहता है, मैंने उसका शोल्डर फिक्स कर दिया है और अब इस बात का ध्यान रखना कि वो उस हाथ से कोई भी काम ना करे। फूजिन चेन तुमको उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा और हो सकता है कि इससे तुम्हें कुछ परेशानियां भी हो। तब फूजिन चेन कहता है, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में उसका मैं दाहिना हाथ बनूंगा। और फिर मिंग जियाओ मन में कहने लगता है, अब मजा आएगा। और फिर वो आगे बढ़ती हुई उनसे कहने लगता है, चलिए ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है, यान तुम धीरे से अपना हाथ उठाओ, मैं तुम्हें कपड़े पहनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तब यान कहती है, फूजिन चेन ये बस एक छोटी सी चोट है और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। और यान फूजिन चेन से कह रही होती है, ऐसा कहा जाता है कि हाथ में कुछ लग जाने के बाद हाथ को नहीं हिलाया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बेकार की बात है। और फिर फूजिन चेन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम भूल गई कि अभी अभी मिंग जियाओ ने क्या कहा था। यान क्या तुम डॉक्टर की बात को अनदेखा करना चाहती हो? क्या तुम फिर से अपने शोल्डर को तोड़ना चाहती हो? तब यान घबराती हुई कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन यान को खाना खिला रहा होता है और फिर उससे कहता है, यान क्या इतना काफी है। और फिर यान खाना खाती हुई कहती है, फूजिन चेन क्या आने वाले दिनों में तुम इसी तरह मुझे खाना खिलाओगे? तब फूजिन चेन कहता है, और नहीं तो क्या, मुझे इसी तरह तुम्हारा ख्याल रखना होगा। फिर यान कहती है, तो फिर मुझे स्कूल में अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना होगा। और फिर फूजिन चेन कहता है, यान क्या तुम सिक लीव नहीं ले सकती? अगर तुम्हें दोबारा चोट लग गई तो क्या होगा? यान कहती है, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाती हूँ, ना कि मैं कोई लेबर हूँ। और फिर फूजिन चेन उसके पास आती हुई कहता है, और यिंगिंग के बारे में क्या क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि यिंगिंग तुम्हें परेशान नहीं करेंगी? तब यान कहती है, ठीक है फूजिन चेन, मैं जियो को कॉल करती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो मेरे लिए छुट्टी मांग ले। और फिर यान जियो को कॉल करती है और उससे कहती है, हेलो जियो, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है तो इसलिए कल तुम मेरे लिए छुट्टी मांग लेना। की बातें सुन जियो चौंकती हुई कहती है, क्या ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है? यान कहती है, नहीं, और मेरा इलाज हो चुका है और पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जियो। फिर जियो कहती है, तो फिर ठीक है। और फिर फोन कट हो जाता है और यान कहती है, देखो फूजिन चेन, मैंने छुट्टी मांग ली है। और वहीं फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे गुस्सा में देख यान हैरानी से कहती है, फूजिन चेन, लड़कियां हमेशा ऐसी ही करती हो, ये तुम लोग किस तरह की आवाज निकालती हो? और फिर यान हंसती हुई कहती है, क्या फूजिन चेन तुम्हें मेरी बेस्टी से जलन हो रही है? और फूजिन चेन, मैं तुमको ये बात बता दूं कि डोमेट्री में हम दोनों एक ही बेड पर सोते थे और इसी के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे के बहुत से काम किए हैं जो कि बताए नहीं जा सकते। कि ये बातें सुन फूजिन चेन शांत खड़ा हुआ होता है और फिर वो उसे गोद में उठा लेता है और वहीं यान चिल्लाती हुई कहती है, फूजिन चेन तुम ये क्या कर रहे हो? तब फूजिन चेन कहता है, चलो यान मैं चलकर तुम्हारी पीठ घिस देता हूँ। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करती हुई कहती है, क्या सीरियसली फूजिन चेन, तुम तो इस बात पर नाराज हो गए हो? और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ यान एक बक्सा खोलती हुई कह रही होती है, ये क्या है? और फिर वो बहुत ही ज्यादा चौंकती हुई कहती है, ये। और फिर फूजिन चेन उससे हैरानी से कहता है, यान उस बक्से में क्या है? क्या जो कुछ भी उसके अंदर है वो तुम्हें पसंद आया? फिर मॉम भी उस बक्से में देखती हुई कहती है, उसमें क्या है? और उस बक्से के अंदर ढेर सारे स्नैक्स होते हैं और उसे देख मॉम चिल्लाती हुई कहती है, फूजिन चेन तुमने इतने सारे स्नैक्स क्यों खरीदे? और फूजिन चेन कह रहा होता है, ये सब मैंने स्नैक्स यान के लिए खरीदे है क्योंकि वो 2 दिन तक घर में ही रहने वाली है, तो इसीलिए मैंने ये सब स्नैक्स उसके लिए खरीदे हैं। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है, लेकिन ये स्नैक्स बहुत ज्यादा है और वैसे भी घर में पहले से ही बहुत सारे स्नैक्स है, तो ये स्नैक्स लाने की क्या जरूरत थी? और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान और मॉम स्नैक्स खा रहे होते हैं और वहीं मॉम कह रही होती है, फूजिन चेन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम जाकर मेड से कह सकते हो, अभी हम बहुत ही ज्यादा बिजी है। फिर यान कहती है, हाँ मॉम आपने सही कहा। और वहीं फूजिन चेन मन में कहने लगता है, मैंने अपनी वाइफ के लिए इतने सारे स्नैक्स खरीदे लेकिन उसने ज्यादा स्नैक्स नहीं खाए। और फिर वो उनसे कहता है, मॉम क्या आपको अपने हस्बैंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए?
चाहिए वो बार बार वापस नहीं आते हैं। अब मॉम कहती है आज तुम्हारे डैड को कंपनी में कुछ काम था तो इसीलिए वो वहाँ गए हैं और मुझे घर में अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं वन बे की देखभाल करने के लिए यहाँ पर आ गई। कि ये बातें सुन फूजिनचेन मन में कहने लगता है क्या वो इस वक्त बिजी है, ये निश्चित रूप से जानबूझकर होगा। और फिर मॉम कहती है यान इधर आओ और ये स्नैक को ट्राई करो, ये स्नैक कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। और फिर फूजिनचेन अपने डैड को कॉल लगाता है और गुस्से से कहता है डैड जल्दी से आप यहाँ पर आइए और अपने खजाने को घर ले जाइए। और फिर फूजिनचेन फोन मॉम को दे देता है और फिर वो कहने लगती है हस्बैंड तुम बिजी नहीं हो तो फिर ठीक है मैं घर वापस आती हूँ। और फिर मॉम वहाँ से जाती हुई कहती है यान ठीक है अब मैं जाती हूँ लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। और वहीं यान उन्हें बाय करते हुए मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि मेरे ससुर जी ने उन्हें कोई अच्छी खबर दी है जिससे वो इतनी ज्यादा खुश हो चुकी है, कहीं वो तो नहीं। और फिर यान फूजिनचेन से कहने लगती है फूजिनचेन तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तब फूजिनचेन कहता है हाँ और वो हमेशा इसी तरह रहते हैं। और फिर वो मन में कहने लगता है आखिरकार मॉम घर चली ही गई। और फिर वो यान से कहने लगता है यान हम भी उनकी तरह होंगे और तुमको उनकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं यान फूजिनचेन को बड़े ध्यान से देखते हुए मन में कह रही होती है फूजिनचेन स्नैक्स खाते हुए भी कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, आखिरकार वो इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। और वहीं फूजिनचेन यान को खुद को इस तरह देखता देख उससे कहने लगता है क्या हुआ यान। तभी यान हिचकिचाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर तभी फूजिनचेन उसके पास आता है और उसके हाथ का स्नैक्स खा लेता है और उसे इस तरह करता देख यान गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है तुमने मेरा स्नैक क्यों खाया। और फूजिनचेन कहता है क्योंकि ये स्नैक्स तुम्हारे हाथ में आने के बाद और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो चुका है इसलिए। और फिर यानो से दूर धकेलती हुई कहती है तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको ये स्नैक नहीं खिलाऊंगी और मैं हमेशा तुम्हें ही स्नैक खिलाती रहती हूँ, तुम मुझे कभी स्नैक्स नहीं खिलाते तो इस बार तुम्हें मुझे स्नैक खिलाना होगा। और यान गुस्से से फूजिनचेन से कह रही होती है हर बार मैं ही तुम्हें स्नैक्स खिलाती हूँ, इस बार तुमको मुझे खिलाना होगा। फूजिनचेन कहता है लेकिन मैंने ये पैकेट खत्म कर दिया है, रुको मैं दूसरा लेकर आता हूँ। और फिर तभी यान उसके हाथ को पकड़ती हुई कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी भी इसमें थोड़ा नमकीन बाकी है। और उसे ऐसा करता देख फूजिनचेन कहने लगता है यान। और फिर यान कहती है फूजिनचेन तुमने ये खेल पहले भी खेला है ना। और उसे ऐसा कहता देख फूजिनचेन कांपने लगता है और उससे कहता है मेरी वाइफ। और फिर तभी वो उसे धक्का दे देता है और उसकी नेक पर बाइट करने लगता है और उसे ऐसा करता देख यान चिल्लाते हुए कहती है फूजिनचेन मुझे दर्द हो रहा है। फिर फूजिनचेन कहता है यान ये सब तुम्हारी ही वजह से है और अब मैं जो चाहूँ मैं वो करूँगा। ये बातें सुनी यान ब्लश करने लगती है और हिचकिचाती हुई कहती है फूजिनचेन तुम जानते हो ना कि अभी दिन है और तुम वो सब करना चाहते हो। और तभी फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और वहीं यान कह रही होती है रुक जाओ फूजिनचेन, कभी भी कोई भी मेड यहाँ पर आ सकती है। तब फूजिनचेन कहता है यान हम अभी लिविंग रूम में है और इसके बहुत कम चांस है कि कोई मेड यहाँ पर आए। फिर तभी कोई गेट खटखटाता है और फूजिनचेन वो आवाज सुन गुस्से से मन में कहने लगता है ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया से अलविदा होना चाहते हैं। और उसे इस तरह देख यान उससे कहने लगती है क्या हुआ फूजिनचेन तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। तब फूजिनचेन कहता है नहीं यान मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी खूबसूरती और कोई देखे और इसके अलावा तुमने अभी भी कहा ना कि घर पर ढेर सारी मेड है तो फिर ठीक है चलो बाहर चलते हैं। फिर यान कहती है ठीक है फूजिनचेन चलो देखा जाए कि ये गाउसिया के साथ क्या हो रहा है। फिर फूजिनचेन कहता है उससे पूछताछ की जा रही है और अगर कुछ भी होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। फिर यान कहती है हाँ लेकिन मुझे उसे जाकर थोड़ी देर के लिए मिलना है। फिर फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है यान लेकिन तुम धीरे धीरे आगे बढ़ना, तुम्हारे घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं जहाँ यान कह रही होती है हमारी बहुत ही बुरी किस्मत है जो कि इतना लंबा जाम लग चुका है। फिर फूजिनचेन कहता है मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आगे साइड एक कार एक्सीडेंट हो चुका है। फिर फूजिनचेन कार से बाहर निकलते हुए कहता है यान तुम यहीं रुकना और मेरा इंतजार करना, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ कि क्या सिचुएशन है। फिर यान कहती है हाँ ठीक है और फिर वो पानी पीने लगती है। तभी उसकी नजर बाजू में पड़ती है जहाँ एक व्यक्ति खड़ा होकर नॉक कर रहा होता है और यान उसे देख मन में कहने लगती है ये व्यक्ति भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है और ऐसा लगता है कि उसे पानी चाहिए। फिर यान कार के शीशे नीचे करती है और उससे कहती है बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो व्यक्ति कहता है सिस्टर मेरा बच्चा कार में रो रहा है, उसे बहुत ही तेज भूख लगी है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ट्रैफिक क्लियर होने वाला है और मैंने देखा कि तुम्हारी कार में पीछे से ढेर सारे स्नैक्स रखे हुए हैं, तो क्या तुम मुझे कुछ स्नैक्स दे सकती हो। और यान
कार में से वो स्नैक्स निकाल कर उस व्यक्ति को देती हुई कहती है ये लो, ये सभी स्नैक्स तुम रख लो। फिर वो व्यक्ति कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तो स्नैक्स बहुत ही ज्यादा महंगे लगते हैं, लाओ मैं तुम्हारे फोन पर पे कर देता हूँ। तब यान कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो कांच को बंद करने लगती है और मन में कहती है सच में ये कितना एनोइंग था। और तभी वो व्यक्ति कांच को रोकने लगता है और यान चिल्लाती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं दूसरों का फायदा कभी नहीं उठाता, लाओ मुझे तुम्हारा फोन नंबर दो। अब यान कहती है माफ करना, लेकिन मैं तुमको अपना फोन नंबर नहीं देना चाहती, प्लीज अपना हाथ हटाओ। फिर वो व्यक्ति कहता है प्रीटी गर्ल, हम दोनों यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो आपस में चलो कुछ बातें करें। उसकी ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है अच्छा, तो इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो मेरे पास आकर मुझसे फ्लर्ट कर सके। और फिर तभी वहाँ फूजिनचेन आ जाता है और उस व्यक्ति के हाथ से वो पन्नी छीनते हुए कहता है आखिरकार उसके साथ तुम्हारी फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसी हुई। फिर वो व्यक्ति चौंकते हुए कहता है क्या तुम उसके भाई हो। उसकी ये बातें सुन यान उससे कहती है क्या तुम अभी अभी टीवी पर कोई ड्रामा देख कर आ रहे हो, वो मेरा भाई बिल्कुल नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है फूजिनचेन। फिर फूजिनचेन कहता है यान तुम ठीक तो हो ना। वहीं वो व्यक्ति मन में कहने लगता है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मेरा समय बर्बाद हुआ। फिर वो उससे कहता है अब पता चला कि तुम एक बिच हो। ये सुनते ही फूजिनचेन को गुस्सा आ जाता है और वो व्यक्ति को बोनट पे पटक देता है। और वहीं वो व्यक्ति दर्द के मारे चिल्लाने लगता है तुमने अभी अभी उसे क्या कहा, क्या तुम में फिर से हिम्मत है कि तुम दोबारा ये शब्द कह सको। वो व्यक्ति कहता है वो लड़की थी जो कि मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, ना कि मैं, और मुझे लगता है कि वो दूसरे व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही किया करती होंगी। फिर फूजिनचेन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वुमन को बदनाम करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर वुमन में कहने लगती है अगर यान सच में ऐसी लड़की होती तो वो मुझे कब की प्रेरित कर चुकी होती, और ना ही मुझे उसके पीछे इतना समय और ना ही एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती। और फिर यान कार से बाहर निकलती हुई कहती है ये सब क्या चल रहा है फूजिनचेन, तुम इस तरह क्यों लड़ रहे हो। फूजिनचेन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, उसे छोड़ दो और जल्दी से कार में बैठ जाओ। और फिर यान उस व्यक्ति से कहती है वो तुम ही थे जो कि मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे, ना कि मैं, और ऑटोमोबाइल के डाटा रिकॉर्ड में सभी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है जो कि भी तुमने कही है, और मैं वो रिकॉर्डिंग लेके पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ। ये सुनते ही वो व्यक्ति घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, ये सब मेरी गलती है, मैं ही तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, और प्लीज वो रिकॉर्डिंग लेकर तुम पुलिस के पास मत जाना। और फिर फूजिनचेन गुस्से से उससे कहता है तुम कमीने यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और फिर वो व्यक्ति तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और फिर फूजिनचेन यान से कहने लगता है यान तुम ठीक तो हो ना, चलो कार में बैठते हैं, जल्दी ही ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। और हमें यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर वन बाई मन में कैरी होती है हम कल काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे, जिस कारण हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सके, और अब लगता है कि वीकेंड पर ही वहाँ जाना होगा। और वहीं बाजू में जियो वन बाई को इस तरह सोचता देख उससे कहने लगती है यान वैसे आखिरकार तुम इन दिनों कहाँ पर थी, क्या तुम मिस्टर फूजिनचेन के साथ थी, और अब बस उसके बारे में इतना मत सोचो। तब यान कहती है मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था, इसलिए कुछ दिन मैंने घर पर आराम किया। और ये कहती है वो जियो को आइसक्रीम खिलाने लगती है, और वहीं जियो आइसक्रीम खाते हुए कहती है स्वादिष्ट, इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। और क्या तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था, क्या ये मास्टर फूजिनचेन के कारण है, और क्या उन्होंने तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल की ना। और फिर वो ब्लश करती हुई कहती है और मास्टर फूजिनचेन सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और तुम दोनों बिल्कुल एक ओल्ड कपल की तरह हो। और वैसे यान तुम दोनों के मिले हुए कितना समय हो चुका है। फिर यान कहती है मेरे ख्याल से हम पिछले साल इसी समय के आसपास एक दूसरे से मिले थे। फिर जियो कहती है इसका मतलब है कि वो दिन जल्दी आने वाला है जिस दिन तुम पहली बार मिले थे। तो यान तुमने उस दिन क्या सोचा है, तुम क्या करने वाली हो। अब यान हिचकिचाती हुई कहती है वो मैं, और उसकी ये जवाब सुनते ही जियो चिल्लाती हुई कहती है ओ माय गॉड, सच में यान तुम कितनी ज्यादा लापरवाह हो, और सच में यान तुम इतने इम्पोर्टेंट दिन को कुछ नहीं करने वाली हो, सच में तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो चुकी हो, और इस तरह तो तुम अपने प्यार को मार डालोगी। ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है ऐसा कहा जाता है कि जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो उसके बाद उन दोनों में प्यार कम होने लगता है। फिर जियो कहती है लाओ यान तुम्हारा फोन दो मुझे, इस एंगेजमेंट के दौरान एक्साइटमेंट को बनाए रखने में मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मेरे ख्याल से यान तुम फूजिनचेन के साथ एक कॉस्प्ले कर सकती हो, इसके लिए यान तुमको बस एक एयर होस्टेस की तरह ड्रेस पहननी होगी, और फिर तुम जाकर फूजिनचेन पर पानी गिरा देना, और फिर बस उसके बाद तुमको उसे क्लीन करना है, और इस तरह यान तुम दोनों की कहानी शुरू होगी। या इसके अलावा तुम एक नर्स या टीचर भी बन
जान सकती हो। कि ये सब बातें सुन यान मुंह बनाती हुई कहती है सच में ये कितना ज्यादा अजीब है। और वहीं जियो जो कह रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा है यान कि तुम्हें किस तरह का कॉस्प्ले करना चाहिए। और फिर सीन सिर्फ ट्विटर में बहुत समय पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं इतनी बुरी हालत में वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, ढूंढो उसे। और वहीं एक गली की आड़ में हमें फू जिनजिन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं और मॉम उन सभी की आवाज सुन मन में कहने लगती है आए दिन मेरे पड़ोस में ही ये सब क्यों होता रहता है। गाइस अभी मैं इन्हें लड़की कह रहा हूँ क्योंकि फू जिनजिन की मॉम डैड जब बहुत ही ज्यादा यंग थे ये तब की बात है। और रवि ने फू जिनजिन की मॉम कहना इस वक्त बहुत ही ज्यादा अजीब होगा। फिर ये लड़की उनसे कहती है क्या ये सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति इस हालत में नहीं होता कि वो कुछ कह पाए और उसके मुंह से खून भी बह रहा होता है। फिर वो घबराती हुई कहती है अरे नहीं इसे तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है, मुझे जल्द से जल्द उसका इलाज करना होगा। और गली के बाहर वो सभी लोग उसे ढूंढते हुए कह रहे होते हैं बॉस ने हमें उसे देखते ही मार डालने के लिए कहा है तो जल्दी से ढूंढो उसे। और ये लड़की उन सभी की ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है अरे नहीं मैंने उसकी मदद की तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी, लेकिन मैं उसे यहाँ पर इस तरह छोड़ भी तो नहीं सकती मरने के लिए। और फिर वो उसे पकड़ती है और उसे खींचकर वहाँ से ले जाते हुए मन में कहती है ये कितना ज्यादा भारी है। और वहीं वो लोग चलाते हुए कह रहे होते जल्दी करो वो यहीं कहीं छुपा होगा। फिर वो उसे अपने रूम पर ले आती है तभी उसका पैर लड़खड़ाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो उससे कहती है मेरे ऊपर से हटो, लेकिन वो व्यक्ति होश में नहीं होता है और वो लड़की उसके मुंह से खून बहता देख मन में कहने लगती है अरे नहीं उसके मुंह से और भी तेजी से खून बहने लगा है, मुझे जल्द से जल्द पहले इसे रोकना होगा। और वो इस तरह मेरे फ्लैट पर नहीं मर सकता, नहीं तो मकान मालिक मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा और मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। और ये कहती है वो उसकी शर्ट ओपन करने लगती है और फिर वो उसे देख ब्लश करती हुई मन में कहती है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी बॉडी इतनी बढ़िया होंगी। और वहीं उस व्यक्ति की बॉडी पर बहुत सारे निशान होते हैं। और फिर वो लड़की उसकी चोट को पोंछते हुए मन में कहने लगती है वो सच में बहुत ही हैंडसम है, लेकिन आखिरकार वो सभी लोग इसे क्यों मारना चाहते थे। अरे नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, बस मुझे उसे जल्द से जल्द जगाना चाहिए और उसे यहाँ से जाने के लिए कहना चाहिए। फिर तभी वो व्यक्ति को होश आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। वो कहती है तुमने बचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मेरा नाम लुओ बुआ है। तभी वो व्यक्ति को दर्द होता है और फिर उसे दर्द में देख उससे कहती है इस तरह तुम हिलो मत, नहीं तो तुम्हारे घाव और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति उसकी एक नहीं सुनता और खड़े होते हुए कहता है मेरे पास बहुत सारे काम है और मैं यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। और वहीं वो कह रही होती है नहीं नहीं तुम यहीं रुक जाओ, नहीं तो फिर से खून बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे मेरी शर्ट दे दो। उसकी ये बातें सुन लुआ बुआ गुस्से से चिल्लाती हुई उससे कहती है बस तुम शांति से बेड पर लेट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घाव पर नमक डाल दूंगी और तुम बस शांति से मेरी बात सुनो। तो वो व्यक्ति उससे कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगता है सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा कूल है। फिर वो व्यक्ति शांति से बेड पर लेट जाता है और फिर लुआ बुआ उसके घाव पर मलहम लगाती हुई कहती है ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जिसे अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो व्यक्ति कहता है मेरा नाम फू जिनजिन है। ये सुनते ही लुआ बुआ गुस्से से मन में कहने लगती है क्या फू जिनजिन, ये तो बहुत ही जाना पहचाना सा नाम लगता है। और फिर वो उससे कहती है तुम बिल्कुल भी हिलना मत, मैं अब तुम्हारे घाव पर पट्टी लगाने जा रही हूँ। और फिर फू जिनजिन मन में कहने लगता है ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं जानती और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतना ज्यादा मैं तनाव में रहता हूँ तो मैं तो भूल ही गया हूँ कि एक नॉर्मल जीवन कैसे जिया जाता है। और वो लड़की उस लड़के के हाथ पर पट्टी बांध देती है और फिर वो उससे कहती है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और वहीं वो लड़का मन में कहने लगता है वो किसी भी एक अनजान व्यक्ति को अचानक ऐसे घर कैसे ला सकती है, अगर मैं बुरा व्यक्ति होता तो क्या होता। फिर वो लड़की उससे कहती है लो मैंने तुम्हारी सारी पट्टी कर दी है और मैं इसके लिए तुम्हें कोई चार्ज नहीं करूंगी, लेकिन किसी दिन तुमको मेरी ये दया का एहसान चुकाना होगा। तब वो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है तो बताओ तुम क्या चाहती हो। और ये कहकर वो मन में कहने लगता है बड़े दिन बाद मुझे इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्या ये सब इस लड़की के कारण है। वे गेट खुलने की आवाज आती है और वो लड़की पर्दा बंद कर देती है और घबराती हुई कहती है अरे नहीं मेरी रूममेट घर वापस आ गई और अगर उसने देख लिया कि मैं किसी व्यक्ति को घर लेकर आई हूँ तो वो मेरे बॉयफ्रेंड को इस बारे में बता देंगी और फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। ये सुनते ही वो व्यक्ति हैरानी से मन में कहता है क्या बॉयफ्रेंड। और वहीं उसकी फ्रेंड अकेली नहीं बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी वहाँ लाई हुई होती है और उन दोनों का रोमांस चल रहा होता है और वो कह रहे होते हैं सच में तुम बहुत ही बुरे हो। उनकी ये सब बातें सुन वो ब्लश करने लगती है और मन में कहती है अरे नहीं सुयू अब
अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी लाई है, लेकिन मैंने उससे कहा था कि वो उसे यहाँ ना लाए। और वहीं उसकी फ्रेंड कह रही होती है ओ थोड़ा धीरे करो ना। और उनकी ये सब बातें सुन वो मन में कहने लगती है अरे नहीं ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर तभी उसकी फ्रेंड कहती है थोड़ा धीरे। और ये सुनती ये घबरा जाती है और घबराते हुए मन में कहती है अरे नहीं मुझे जल्दी ही उन्हें रोकना होगा। और फिर सुसु का फ्रेंड कहता है नहीं मैं अब खुद को नहीं रोक सकता। फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं और आवाज सुन वो मन में कहने लगती है ये आवाज। और फिर वो गुस्से से बाहर आती हुई कहती है निंग याओ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसे बाहर आता देख वो दोनों ही चौंक जाते हैं और उसकी फ्रेंड कहती है लुआ बुआ तुम उसे दोष मत दो ये सब मेरी ही गलती है और मैं सच में उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। वो व्यक्ति कहता है लुआ बुआ मुझे माफ करना जो मैंने तुमको धोखा दिया, लेकिन इसमें शुशु की कुछ भी गलती नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यही व्यक्ति लुआ बुआ का भी बॉयफ्रेंड होता है। और फिर शुशु कहती है तुम इस तरह मेरा बचाव मत करो। और फिर वो व्यक्ति कहता है सच में तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और वहीं लुआ बुआ शांत खड़ी होकर उनकी ये सब बातें सुन रही होती है और गुस्से से कांप रही होती है। और फिर वो गुस्से से उन दोनों के पास आकर उन्हें पीट देती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है मुझे तुम दोनों का ये गंदा प्यार मुझे मत दिखाओ। और फिर वो व्यक्ति यानी कि गाँव कहता है मैंने इसीलिए सुसु को चुना क्योंकि तुम हमेशा से ही बहुत ही बदतमीज रही हो और हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में 2 महीने में तुमने कभी भी मुझे खुद को टच नहीं करने दिया और इस कारण में ही नहीं तुम्हें कोई भी व्यक्ति कभी पसंद नहीं करेगा। उसकी ये बातें सुन लुआ बुआ कहती है तुम। और फिर वो मन में कहने लगती है अच्छा तो मैं उसकी नजर में एक गंदी लड़की हूँ और उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुझे कभी पसंद नहीं करेगा तो फिर ठीक है मैं उसे गलत साबित करके ही रहूंगी। और फिर वो वापस अंदर जाकर वो जिसका इलाज कर रही थी उसे किस करने लगती है और उसे ऐसा करता देख वो व्यक्ति भी चौंक जाता है और वहीं उसकी दोस्त और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी चौंक जाते हैं। और वो लड़की उस व्यक्ति को किस करती हुए मन में कह रही होती है अरे नहीं मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं खुद को साबित करने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बिना सोचे समझे उसे किस करने लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। सच में ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और वहीं वो व्यक्ति उसे खुद को किस करता देख ब्लश करने लगता है। फिर वो भी आगे बढ़ता है और वहीं वो लड़की मन में कहने लगती है ये मुझे क्या हो रहा है मेरी बॉडी, और अब मैं किसी और चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। अरे नहीं रुक जाओ मैं ये सब क्या कर रही हूँ। और फिर वो तुरंत उससे दूर होती है और चिल्लाती हुई उन लोगों से कहती है तुम लोगों ने देखा ना कोई भी व्यक्ति मुझे मना नहीं करेगा और तुम सिर्फ शुशु के साथ रहने के लायक हो और तुम मुझे बदनाम मत करो। और उसे ऐसा करता है देख उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे गुस्से से चिल्लाने लगता है तुमने मुझे धोखा दिया बीच आखिरकार ये है कौन। और वहीं पीछे खड़ी उसकी फ्रेंड उस व्यक्ति को देख ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है लुआ बुआ को आखिरकार इतना हैंडसम लड़का कहाँ से मिल गया। वो लड़का कहता है सच में लुआ बुआ मैं तो तुम्हारे बारे में गलत था, तुम सच में एक घटिया लड़की हो। ये सुन लुआ बुआ चौंकती हुए मन में कहती है क्या उसने क्या कहा। और फिर वो व्यक्ति कहता है तुम तो फू जिन जिन हो है ना, फू ग्रुप के सीईओ, और तुम वो व्यक्ति हो जो कि पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करते हो है ना। उसकी ये बातें सुन लुआ बुआ हैरानी से उसकी ओर देखती हुए कहती है क्या। और वहीं वो व्यक्ति बोलते हुए गिर जाता है और कांपते हुए कहने लगता है ओ माय गॉड। फिर फू जिन जिन लुआ बुआ का हाथ पकड़ते हुए कहता है लुआ बुआ मेरा वही मतलब था जो मैंने तुमसे कहा था। अब लुआ बुआ हैरानी से कहती है क्या। फिर फू जिन जिन कहता है तुमने मेरी जान बचाई है लुआ बुआ और अब मैं इसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। लुआ बुआ मैं पूरी तरह से मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा, कहो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि फू जिनचेन की मॉम ये सब कहानी फू जिनचेन को सुना रही होती है और वो उससे कहती है और इस तरह फू जिनचेन तुम्हारे डैड ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और फू जिनचेन तुम्हें अपने डैड से कुछ सीखना चाहिए। और फू जिनचेन जल्दी ही तुम यान से शादी कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और फिर फू जिनचेन कहता है आप पर ये सब इसलिए काम कर लिया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा भोले भाले थे और अब इस पर ये सब काम नहीं करेगा मॉम। फिर उसकी मॉम चिल्लाती हुई कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि बस तुम अपने डैड से कुछ सीखो। और फिर सीन शिफ्ट होकर वहीं दूसरी तरफ यान जियाओ जियाओ से गुस्से से चिल्लाती हुई कह रही होती है जियाओ जियाओ ये सब बकवास के बारे में सोचना बंद करो और अगर सच में तुम ये सब देखना चाहती हो तो अपने प्यार को देखो। जियाओ जियाओ कहती है लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है यान। और फिर यान वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है तो फिर तुम किसी को ढूंढो जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सके और मैं जा रही हूँ एक और बॉल राइस लेने। और यान जियाओ जियाओ से कह रही होती है जियाओ जियाओ आज रात
हम एक पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? तब जो जो कहती है ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, वैसे ये किस तरह की पार्टी होंगी? और वहीं यिंग उनकी बातें सुन लेती है और मन में कहने लगती है, क्या पार्टी? वो बीच एक पार्टी में जा रही है। और लिन यान ने मुझसे कहा कि इस बीच यान ने उसके साथ खिलवाड़ किया है, और ऐसा लगता है कि वो अभी इतनी ज्यादा अहंकारी हो गई है क्योंकि अभी उसके साथ फूजिन चेन है इसलिए। और फिर तभी उसकी नजर टेबल पर रखे फोन पे पड़ती है और वो फोन यान का होता है। और फिर वो फोन उठाती है और उस पर फूजिन चेन का मैसेज आया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, यान तुम्हारी क्लास कब खत्म होंगी, मैं तुम्हें वहाँ लेने आ रहा हूँ। और फिर यिंग के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आने लगता है और वो मन में कहने लगती है, यान अब तुम देखना कि मैं किस तरह तुमसे बदला लेती हूँ। और फिर वो यान के फोन से फूजिन चेन को मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है, नहीं फूजिन चेन तुम यहाँ मुझे लेने मत आओ, मैं खुद ही रेमेन होटल में पहुँच जाऊंगी। और आज हमें मिले हुए 1 साल हो चुके हैं, चलो आज इसे सेलिब्रेट करें। और ये मैसेज कर कर वो दोबारा फोन वहीं रख देती है और फिर सीन शिफ्ट होता हमें रेमेन होटल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वेट्रेस फूजिन चेन के पास आकर उसे कहती है, सर चाय पी लीजिए। फूजिन चेन कहता है हाँ ठीक है। और वो वेट्रेस और कोई नहीं बल्कि यिंग होती है और फूजिन चेन को वो चाय पीता देख मन में कहने लगती है, आखिरकार मैंने उस वेट्रेस को पैसे देने के बाद में यहाँ तक पहुँची गई। फूजिन चेन बस तुम इसे पी लो क्योंकि लिन यान ने जो मुझे दवा दी है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और वो चाय पीते ही फूजिन चेन का सर चकराने लगता है और वो कहता है, ये मुझे अचानक ये क्या हो रहा है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। और तभी यिंग उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ सर, ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तभी वहाँ होटल का मैनेजर भी आ जाता है और वो उससे कहता है, क्या हुआ सर, क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तब फूजिन चेन कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा हूँ, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगी। और फिर मैनेजर यिंग से कहता है, वो हमारे वीआईपी मेंबर है तो जल्दी से उनको वीआईपी रूम में ले जाओ। तब यिंग कहती है, यस सर। और फिर सीन शिफ्ट तरफ फूजिन चेन हमें वीआईपी रूम में दिखाया जाता है, जहाँ यिंग उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। और वहीं फूजिन चेन आधे नशे में उससे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे इस तरह छूना बंद करो। तब यिंग कहती है, सर आप एक वीआईपी मेंबर है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपकी देखभाल करूं। तभी फूजिन चेन उसका हाथ झटकते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ प्लीज, तुम मेरी वाइफ को बुलाओ, वो 1 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगी। और यिंग अपना चेहरा छुपाती हुई उससे कहती है, मुझे भी चक्कर आ रहा है, क्या ये सब तुम्हारी वजह से है? और ये कहती है वो फूजिन चेन को धक्का देने लगती है। और वहीं फूजिन चेन उससे कहने लगता है, तुमने क्या टी में कुछ मिलाया था जिससे मुझे चक्कर आ रहा है, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? तब यिंग कहती है, मुझे क्या चाहिए? फूजिन चेन, क्या तुमको वही लड़की चाहिए? मैं उसकी ही तरह तुमको सपोर्ट कर सकती हूँ। और तभी फूजिन चेन उसका चेहरा देख लेता है और कांपती हुई कहता है, यिंग तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो? और फिर यिंग कहती है, अब कोई फायदा नहीं है फूजिन चेन, क्योंकि मैंने तुमको जो दवा दी है उससे तुम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। और अब तो मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि यान जब तुमको और मुझे एक बेड पर देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी। फूजिन चेन कहता है, तुमको जरूर ये सब लिन यान ने करने को कहा होगा, है ना? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सच में लिन यान को पसंद करती हो, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि वो ये सब के लायक है? और वहीं यिंग उसे इस तरह देख ब्लश करती हुई मन में कहने लगती है, सच में उसका ये चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव भी। और आखिरकार उस बीच यान को इतना अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है भला? फिर वो फूजिन चेन के क्लोज जाती हुई उससे कहती है, फूजिन चेन तुम चिंता मत करो, ये बस एक छोटा सा टेस्ट है और ये अब देखने लायक होगा। जब यान हम दोनों को इस तरह देखेंगी तो क्या तब भी वो तुम पर इतना ही भरोसा करेंगी जितना अभी करती है? और वहीं दूसरी तरफ यान भी रिंगमिंग होटल में पहुंच चुकी होती है और वो एंटर होती हुई कह रही होती है, मैंने तो सुना था कि रिंगमिंग होटल में पार्टी रखी गई है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा और फूजिन चेन भी कहाँ है? तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और उनसे कहता है, मिस यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, माफ करिएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत जगह आ गई हो। यान कहती है, क्या आप हमें नीची नजरों से देख रहे हो? और फिर यान की दोस्त मैनेजर से कहती है, क्या आप ये बात जानते हैं कि ये लड़की फूजिन चेन की वाइफ है? ये सुनते ही यान भी हैरानी से मन में कहने लगती है, उसे कैसे पता चला कि मैंने शादी कर ली है? अब मैनेजर कहता है, मिस्टर फूजिन चेन वीआईपी रूम में आराम कर रहे हैं, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। और फिर वो सभी लोग उस रूम के बाहर पहुँच
पहुंच जाते हैं और मैनेजर कहता है मिस्टर फूजिनचेन इस रूम में आराम कर रहे हैं और यान उस रूम को देखती हुए कहती है क्या इस रूम में। फिर तभी उसकी फ्रेंड ब्लश करती हुई कहती है इस होटल में वो दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और फिर जियो भी वहाँ से जाती हुई कहती है अच्छा क्या ऐसा है तो फिर चलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वहीं यान भी उनकी ये सब बातें सुन ब्लश करती हुई मन में कहने लगती है आखिरकार फूजिनचेन मुझे यहाँ क्यों मिलना चाहता था, ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और फिर मैनेजर गेट नॉक करते हुए कहता है मिस्टर फूजिनचेन मिसेस फू आई है। मास्टर फूजिनचेन आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और तभी एक जोरदार साउंड आता है जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और यान घबराती हुई कहती है ये साउंड किस चीज का था, चलो जल्दी से गेट खोलो। वो मैनेजर घबराती हुई कहता है 1 मिनट में बस कार ढूंढ ही रहा हूँ। और फिर वो मैनेजर से कहती है तुम बस पीछे हट जाओ। और फिर वो गेट पर लात मारकर गेट को तोड़ देती है और चिल्लाती हुई कहती है फूजिनचेन तुम ठीक तो हो ना। और वहीं मैनेजर उसे ऐसा करता देख घबरा जाता है और वो दोनों रूम में एंटर होते हैं जहाँ पर यिंग और फूजिनचेन बेड पर होते हैं और उन्हें एक साथ देख वो मैनेजर कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मास्टर फूजिनचेन तो यहाँ पर आराम करने के लिए आए थे और आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्यों है। और फिर यिंग उठती हुई कहती है ये वो बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मास्टर फूजिनचेन तो बस गलती से फिसल गए थे। अब मैनेजर कहता है क्या वो फिसल गए थे तो फिर वो नेकेड क्यों है, तुम जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ और अपने बारे में सोचो और तुम अपना इस्तीफा दे दो। फिर यिंग रोती हुई कहती है मास्टर फूजिनचेन ने कहा था कि उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है इसलिए उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और उनकी तबीयत खराब थी और शायद इसलिए उन्होंने मेरे भी, और वैसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि तुम लोग सोच रहे हो। और फिर वो मन में कहने लगती है फूजिनचेन अब इस बाजी को नहीं पलट सकता और उसका शरीर सुन पड़ गया था तब भी वो मुझे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों को देखकर ऐसा ही लग रहा होगा कि जैसे कि हम दोनों के बीच में कुछ हो रहा था और अब देखने लायक होगा कि सच में तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। और फिर वहीं फूजिनचेन कांपते हुए उठता है और मन में कहने लगता है मेरी उठने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग चुकी है और अब मेरे में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। और वहीं यान लगातार उसे देख रही होती है और फिर वो थोड़ी गुस्से से उससे कहती है आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, और क्योंकि तुम अभी भी फिसली हो तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी ही उठ जाओ यिंग, और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हें दूसरे लोग इस तरह देखे, है ना। यान की ये बातें सुन यिंग चौंक जाती है और मन में कहने लगती है मैंने अपना इतना बड़ा बलिदान दिया लेकिन उसको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और वहीं यान भी मन में कह रही होती है मैं फूजिनचेन को अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर वो सचमुच मुझे धोखा देना चाहता तो उसे इस तरह छुपकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और वैसे भी यिंग मुझसे नफरत करती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना सब कुछ उसमें करने की अकेली हिम्मत है, जरूर लिन यान ने उसका ब्रेन वॉश किया होगा ताकि वो ये सब करे। उसकी ये सब बातें सुन वही फूजिनचेन स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है आखिरकार यान उसके जाल में नहीं फंसी। और फिर यिंग चिल्लाती हुई कहती है यान आखिरकार तुमको उस पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है भला। तब यान कहती है अगर तुम गलती से उसकी बाहों में भी गिर जाती ना तो फूजिनचेन तुम्हें बड़े पोलाइटली दूर धकेल देता और मुझे पूरा भरोसा है मेरे व्यक्ति पर। और ये सुनते ही फूजिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहता है यान। और फिर मैनेजर यिंग से कहता है अब बस चुपचाप तुम इस रूम से बाहर निकल जाओ। और फिर यिंग गुस्से से थोड़ी जल्दी वहाँ से बाहर जाने लगती है। और फिर मैनेजर कहता है और ये तुम्हारा क्या ही रवैया है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और फिर बाहर जाकर यिंग दीवार पर लात मारती हुए मन में कहती है सच में मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ जो मैंने इतनी मेहनत करी और कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और यान फूजिनचेन की शर्ट की बटन बंद कर रही होती है। और फिर फूजिनचेन उससे कहता है यान क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से भरोसा है और अब तुम मुंह फुला रही हो। तब यान कहती है मैं गुस्सा क्यों ना हूँ, अगर तुम मेरे जगह होते ना तब तुम्हें पता चलता, अगर तुम मुझे किसी और व्यक्ति के साथ बेड पर देखते तो तब तुम्हें कैसा महसूस होता फूजिनचेन बताओ मुझे। ये सुनते ही फूजिनचेन आग बबूला होते हुए कहता है मैं उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर देता। और उसे इस तरह देख यान ब्लश करने लगती है। और फिर फूजिनचेन कहता है यान तुम बस मेरे पास रहो और मैं तुमको अपनी बाहों में पकड़ कर रखना चाहता हूँ। तब यान कहती है हाँ ठीक है फूजिनचेन तुम्हारे आर्म्स बहुत ही ज्यादा ढीले है, अभी भी तुम्हारी बॉडी में ड्रग्स है। फिर फूजिनचेन कहता है सच में यान तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम अभी बच चुकी हो। फिर यान कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया है और मुझे तो विश्वास
नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी बेवकूफी वाली चाल चलोगे। और इस बार फूजिन चेन मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी और मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी बातों पर डाउट नहीं करूंगी फूजिन चेन। तुमने जो मुझको मैसेज भेजा था उसमें लिखा था कि तुम मुझे यहाँ पर कोई सरप्राइज देने वाले हो। और तभी यान को सारी बातें समझ आ जाती है और वो चौंकते हुए मन में कहने लगती है सरप्राइज, अच्छा तो उसका मतलब ये था। फिर वो उससे कहती है लगता है कि मुझे आगे से और भी ज्यादा सावधान रहना होगा और मैं किसी को भी दोबारा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी फूजिन चेन। तब फूजिन चेन कहता है यान मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में एक बार दिखाया जाता है जहाँ लिनयान फोन पर बातें कर रहा होता है यिंगिंग से और सामने से यिंगिंग उससे कह रही होती है लिनयान तुम्हारा ये प्लान तो बढ़िया था लेकिन ये उस तरह काम नहीं किया यान पर जिस तरह हमें उम्मीद थी। तब लिनयान कहता है इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है यिंगिंग, सच में वो बीच बहुत ही ज्यादा चालाक है। और फिर वो गुस्से से मन में कहने लगता है सच में यान बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुकी है। और फिर यिंगिंग कहती है लिनयान एक बात बताओ, अगर कोई मेरे खिलाफ ऐसी ही चाल चलता तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करते? तब लिनयान कहता है मूर्ख मत बनो, बेशक मैं तुम पर भरोसा करता हूँ यिंगिंग। उसका ये जवाब सुन यिंगिंग खुश होती हुई कहती है सच में तुम बेस्ट हो लिनयान। और फिर फोन कट हो जाता है और लिनयान कहने लगता है सच में ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है। और फिर लिनयान के बाजू में बैठी लड़की उससे कहती है चलिए सर ड्रिंक करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यिंगिंग भी सोचने लगती है अगर मैं लिनयान को किसी और महिला के साथ बेड पर देखती तो क्या मैं उस पर भरोसा करती। और फिर सीन शिफ्ट में मिंगजियाओ दिखाया जाता है जो कि फूजिन चेन की जांच कर रहा होता है और उसे जांच करता देख यान उससे कहने लगती है अब वो कैसा है। तब मिंगजियाओ कहता है फूजिन चेन को जो कोई भी मेडिसिन दी गई थी वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यान तुम कुछ समय के लिए क्या रूम से बाहर जा सकती हो, मैं इसी वक्त उसका इलाज करूंगा। फिर यान वहाँ से बाहर निकलती हुई कहती है ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं बाहर ही हूँ। तब मिंगजियाओ कहता है हाँ ठीक है। और फिर यान रूम से बाहर चली जाती है। और गाइस जी के साथ एपिसोड नंबर 199 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।